Hello guys, welcome to Study IQ. तो दोस्तों today we are going to move towards the next topic. फाइनली आज मराठा जो उसको wrap up कर लेंगे, राइट? अगेन डिले अपोलो हुआ है काफ़ी ज़्यादा, अपोलोजाइज फॉर दैट, बट इन एनी वेज चलो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास पहले आज ये खत्म करते हैं, देयर आफ्टर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड विल मूव ऑन टू द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिख. तो ये जो बचे हुए टॉपिक है इसको रैप अप करेंगे एंड देयर आफ्टर विल एम्बार्क अपॉन द पीसन ट्राइबल रिबेलियन एंड देयर आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857. तो दैट विल बी द रफ टाइम लाइन जिसको आई विल बी ट्राइंग टू कवर अप बाय दिस वीकेंड. तो इसको थोड़ा सा फिर आगे बढ़ा देते हैं. नाउ टिल नाउ हम लोगों ने मराठास का जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मराठास के बेसिक पैरामीटर्स थे वो सारे देख लिए थे. पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कैसे मराठास वेर अंडर भोसले फैमिली, देर आफ्टर पेशवाज एंड देर आफ्टर फिर फॉल ऑफ मराठास में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉरफेयर. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉरफेयर में हमने देखा था कि एज सच कोई भी क्लियर कट विक्टोरियस साइड एमर्ज नहीं हुई. जो साइड एमर्ज हुई है वो बाय एंड लार्ज ब्रिटिशर्स ही हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज ब्रिटिशर्स के लिए इट प्रूव्ड आउट टू बी बेनिफिशियल. हमने देखा था 1782 में जब ट्रीटी ऑफ सालाबाई साइन हुई थी तो 20 ईयर्स का पीस ही ब्रिटिशर्स को नहीं मिला. ब्रिटिशर्स ऑल्सो गॉट द अलायंस ऑफ मराठा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट अलायंस ब्रिटिशर्स ने 1799 को टीपू सुल्तान को हरा के भी रखा था. वी हैड डिस्कस दैट पर्टिकुलर एंगल इलाबोरेटली इन मैसूर रिलेशन विद ब्रिटिशर्स कि कैसे वेलेस्ली ने, उसके पहले कॉर्नवालिस ने मराठा मिलिट्री कमांडर से इलाबोरेट हेल्प ली थी इन ऑर्डर टू डिफीट टीपू सुल्तान इन थर्ड एंड एंग्लो मैसूर वॉरफेयर. एंड वही वाला एंगल है फिर अल्टीमेटली इसमें हम लोगों को अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर के ऊपर जाना है. एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर के पहले की कंडीशन अब हम लोगों को थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉरफेयर एग्जैक्टली चालू कब हुआ. तो बाय एंड लार्ज 1803, बहुत जगह पे 1802 भी दिया जाता है. 1802 इज ऑल्सो फाइन. 1802 1803 दोनों में से कोई भी अगर आप यूज़ कर लो दैट विल बी ओके, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. बट इसके पहले हम लोगों को ब्रिटिशर्स की कंडीशन थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी जो हम लोगों ने मैसूर पीरियड में देखी थी. बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1799 जब आर्थर वेलेस्ली इंडिया में अपनी पॉलिसी काफ़ी इलेबोरेटली इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम सर्टेन कंडीशंस वर आल्सो हैपनिंग अक्रॉस यूरोप, जिसमें सबसे पहली कंडीशन थी फ्रांस की. नेपोलियन बोनापार्टे वॉज ऑन अ प्री स्प्री ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस में एम्पेरर बनने की कगार पे था. 1804 में फाइनली ही बिकेम द एम्पेरर, बट नेपोलियन बोनापार्टे का थ्रेट वॉज रियल इन इंडिया. हमने देखा था कि नेपोलियन बोनापार्टे वॉज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टीपू सुल्तान एंड टीपू के हेल्प के साथ वो इंडिया के ऊपर एक इन्वेजन भी करना चाहता था विच वॉज बेसिकली अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, फॉर्चुनेटली फॉर ब्रिटिशर्स कभी हो नहीं पाया. यही एंगल अल्टीमेटली मराठास के लिए भी था कि अगर मैसूर आर नो लॉन्गर देयर देन व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी दैट वाज प्रेजेंट इन इंडिया देन मराठास. एंड मराठास के ऊपर भी ये वाला एलिगेशन हमेशा से ही रहा है कि दे वर आल्सो इन इलैबोरेट कॉन्टैक्ट विद फ्रांस. हमने देखा भी था कि नाना फडणवीस हिमसेल्फ वाज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लुई द 16 हु वाज फ्रेंच मोनार्क समवेयर अराउंड 1782 1783 के अराउंड. एंड इन दैट कैपेसिटी मराठास भी treacherous entities ही माने जाते थे हमेशा as far as Britishers are concerned. And Britishers never had that faith upon Maratha कि Marathas, if we allow them to rule independently, then they will remain a loyal subject or they can basically carry out policies that are favorable to the British. And that's why when Wellesley had arrived into India, he had that design in mind. कि two remaining super kingdoms in our country, that is Mysore and Marathas, ये दोनों को हमको हराना है. उसमें हमने देखा था कि कैसे मैसूर वॉज डिफीटेड वाया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉरफेयर इन 1799 जब हम लोगों ने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर कवर अप किया था. एंड यही एंगल अब मराठास के ऊपर भी आने वाला था सिंस टीपू सुल्तान वॉज नो लॉन्गर देयर एंड देर वॉज नो हेल्पिंग हैंड नाउ कमिंग टू द मराठास. हमने ये भी देखा था कि 1798 के अराउंड ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वॉज ऑलरेडी साइन विथ हैदराबाद. तो इन दैट कैपेसिटी मराठास हैड रिमेन्ड अलूफ. एंड हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि मराठास के जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर है, सबसे पहले तो महाजी सिंधिया, he died in 1794 and thereafter फिर नाना फडणवीस. Nana Fadnavis ultimately died in 1800. So these were the last stumbling block for the Britishers. अल्टीमेटली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉरफेयर में यही दो पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज़ के वजह से ब्रिटिशर्स वर नॉट एबल टू डिफीट मराठास. एंड ब्रिटिशर्स के लिए अब ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि देर वॉज वॉरफेयर गोइंग ऑन इन ब्रिटेन एंड दैट्स द ओपिनियन ऑफ ब्रिटिश पीपल वेयर इन फेवर ऑफ द वॉरफेयर. Napoleon threat was still there and Napoleon threat can come into India via Marathas. That is basically we can say जुमला जो यूरोप में उस टाइम पे चल भी रहा था. And apart from that within India Maratha Empire was crumbling one. Marathas के important military commander had already died in Battle of Panipat 1761
एंड मराठास के जो बचे कुछ मिलिट्री कमांडर है, बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज नाउ दे वर ऑल्सो नॉट देयर, एंड दैट्स आर्थर वेलेस्ली अल्टीमेटली डिसाइडेड नाउ वी कैन गो और वी कैन गिव अ डैश टू द मराठा एम्पायर, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पे भी हम लोग को वही एंगल दिखाई देता है विच वी हैड ऑलरेडी सीन, that internal squabbles among the Indian rulers ultimately gave opportunity to the Britishers to interfere into the internal administration of these entities. तो इंटरनल स्क्वैबल्स क्या थे, तो ऑब्वियसली मराठास की काफ़ी इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज आ चुकी थी, एंड 1800 आते आते बाजीराव द सेकेंड वॉज द न्यू मराठा पेशवा। तो मराठा पेशवा की जो पोजीशन है बाजीराव द सेकंड के अंडर आ चुकी थी, एंड ही वाज बेसिकली सन ऑफ रघुनाथ राव। ये वही रघुनाथ राव है जिसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉरफेयर जो हो गया था। अनफॉर्चुनेटली सवाई माधवराव के बाद का जो लीनियज है, दे कुड नॉट बेसिकली विथस्टूड विद द राइजिंग टाइड ऑफ द पॉलिटिक्स विद इन द मराठा एम्पायर, एंड इसी में अल्टीमेटली फिर इसको अपॉर्चुनिटी मिली, बाजीराव को अपॉर्चुनिटी मिली, एंड बाजीराव के बाद अल्टीमेटली वी कैन सी कि मराठास का जो क्रम्बलिंग डाउन है वो होना चालू हो गया। तो बाजीराव द सेकेंड उतना ही वर्थलेस माना जाता है अक्रॉस मराठा पॉलिटिक्स जितना बाजीराव द फर्स्ट जो है ग्रेट माना जाता था। तो बाजीराव द फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी सीन, बट ऑब्वियसली अब यही एंगल हमको देखना है कि बाजीराव द सेकेंड वॉज देयर नाउ, एंड बाजीराव वॉज बेसिकली सक्सेसर ऑफ पेशवाशिप, एंड ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ रघुनाथ राव। एंड फिर इसी बीच में जो नाना फडणवीस वॉज देयर, तो नाना फडणवीस ऑल्सो वॉज नो लॉन्गर देयर, ही हैड बेसिकली डाइड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1800, एंड 1800 में जैसे ही नाना फडणवीस नो वॉज नो लॉन्गर देयर, देन फिर हम लोग को दिखाई देता है फिर धीरे धीरे इंटरनल स्क्वैबल्स इन मराठा जो है बढ़ती गए, एंड इन वन ऑफ द इंटरनल स्क्वैबल होलकर फैमिली इज अगेन देयर। होलकर जो है बेसिकली उनके ऊपर हमने पहले ही देखा था कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज प्रिसाइजली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, देयर वाज अ ट्रेचरी फ्रॉम द साइड ऑफ द होलकर विद इन बैटल फील्ड, एंड यही यशवंतराव होलकर जो है अल्टीमेटली उनके भाई उनको मारने का काम जो है बाजीराव ने किया। अल्टीमेटली यशवंतराव होलकर वेंट इन अ विंडिक्टिव मोड, एंड ही बेसिकली डिफीटेड द कंबाइन अलायंस ऑफ द पेशवा एंड सिंधिया। पेशवा सिंधिया की अलायंस अब काफ़ी अच्छे तरीके से रही है बिकॉज ऑफ महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस। वही वाला एंगल कंटिन्यू रहा है, सिंधियाज एंड पेशवाज आर क्वाइट गुड एलाइज, एंड इनके अगेंस्ट कौन खड़ा रहेगा, फिर गायकवाड्स खड़े रहेंगे, एंड देयर आफ्टर फिर वी हैव ऑल्सो सीन दैट इज होलकर्स खड़े रहेंगे। ये बिटर राइवलरी फ्रॉम द बैटल ऑफ पानीपति हम लोगों को दिखाई देती है, जहाँ पे दमाजी गायकवाड़ मेड दिस मिस एडवेंचर ऑफ एंटरिंग इनटू द वॉरफेयर विदाउट लिसनिंग टू द चेन ऑफ कमांड। अल्टीमेटली एस्केप एंड ही देयर आफ्टर अल्टीमेटली वेंट टू गुजरात। तभी से वो एनमिटी है। मल्हारराव होलकर जो एक्चुअल में बैटल फील्ड में अवेलेबल थे, उन्होंने भी एक ट्रेचरी की, वो एलिगेशन उनके ऊपर हमेशा से ही रहा। तो दैट वाज द डिस्टिंक्शन बेसिकली अमॉन्ग द पेशवास और मराठा मिलिट्री कमांडर कि नाउ गायकवाड़ एंड देयर आफ्टर होलकर जो है दे बाय एंड लार्ज रिमेन अगेंस्ट पेशवा, एंड पेशवा को सपोर्ट करने के लिए महादजी सिंधिया वॉज देयर। एंड यही वाला एंगल कंटिन्यू रहा कि इन वन ऑफ द इंटरनल स्क्वैबल पहले जसवंतराव होलकर हु वाज द रूलिंग होलकर किंग एट दैट टाइम, उनके भाई को मार दिया पेशवा ने, एंड उसका बदला लेने के लिए फिर होलकर अटैक्ट ऑन पूना, एंड इन दिस पर्टिकुलर बैटल अल्टीमेटली बाजीराव अलॉन्ग विथ सिंधिया जो है दे गॉट डिफीटेड बेसिकली, एंड इसी से डर के फाइनली बाजीराव जो है पूना से भाग निकला, डायरेक्टली बैसिन में पहुंचा। बैसिन इज अगेन वसई विरार वाला एरिया। ये वसई विरार वाला एरिया कहाँ पे आता है, मुंबई का आउटस्कर्ट पे आता है। उस ज़माने में दिस वॉज द रियल मुंबई, जो आज की मुंबई आपको दिखाई देती है, बॉम्बे आपको दिखाई देता है। इट इज़ बेसिकली द सिटी दैट दे क्रिएटेड, ब्रिटिशर्स क्रिएटेड इन 19th सेंचुरी। बट इन एनी वेज बैसिन में अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स कॉलोनी वॉज देयर, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी, एंड अल्टीमेटली फिर बाजीराव को यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो है साइन करने के ऊपर फोर्स किया गया। बाजीराव अल्टीमेटली डिड साइन द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, एंड इसी एंगल में हमको सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है वो देखनी भी पड़ेगी। इनफैक्ट सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी वॉज साइन और इट वॉज बेसिकली ब्रेन चाइल्डेड, इट वॉज क्रिएटेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली हिमसेल्फ। वेलेस्ली ने ही ये पर्टिकुलर ट्रीटी जो है वो बना के रखी हुई थी, एंड लॉर्ड वेलेस्ली को ही क्रेडिट जाता है कि रादर देन फाइटिंग वॉरफेयर वी कैन बेसिकली अंडरटेक internal squabbles into consideration and we can utilize that internal squabbles for the territorial gain within India। इसके प्रोविजन आपको थोड़े बहुत समझने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस ट्रीटी। इसको हम लोग लेटर ऑन भी इलेबोरेटली पढ़ेंगे जब गवर्नर जनरल वाले टॉपिक में जाएंगे तब, बट अभी बस ऊपर ऊपर से बेसिकली आपको समझना है। Wellesley was a shrewd person when he arrived into India. He saw the situation of India and whatever politics that European people were playing within India. And ये politics देख के फाइनली उसने अपने कुछ प्रोविजन बनाए, एंड ये प्रोविजन वे सिग्निफिकेंट। सबसे पहले जो या फिर सबसे पहला वाला जो प्रोविजन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्म फोर्सेस जो है वो आपके सप्लाई के लिए या फिर आपके प्रोटेक्शन के लिए दिए जाएंगे।
तो आर्म फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी देयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यूएस। एंड फिर ये रखे कहाँ पे जाएंगे, तो आपके बेसिकली कैपिटल सिटी में रखे जाएंगे। एंड सेकेंड जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट टाउन्स जो है वहाँ पे रखे जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, ये पर्टिकुलर आर्म फोर्सेस का खर्चा अब इंडियन रूलर को उठाना पड़ेगा। ये बेसिकली एक्सपेंडिचर जो होगा, ये एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली इंडियन रूलर देंगे। ये एक्सपेंडिचर जो है इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश आप दे सकते हो, या फिर आप बेसिकली कोई ना कोई तो टेरिटरी जो है वो हम लोगों को दे दो। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दी एग्रीमेंट, आप कोई भी यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट आपके कोर्ट में नहीं दोगे। नो यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपके कोर्ट में होना चाहिए। तो कोई भी यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दोगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड सिंस यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट नॉट देयर, कि कोई भी इंडियन रूलर के साथ आपके रिलेशंस नहीं होने चाहिए। एंड देयर आफ्टर फिफ्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए आपके कोर्ट में एक रेसिडेंट रखा जाएगा, दैट इज ब्रिटिश अपॉइंटेड रेसिडेंट। ना कि ट्रीटीज जब बेसिकली इंडियन रूलर्स को दी जाती थी, एक पर्चे पे 5 एग्रीमेंट बेसिकली पॉइंट लिख कर दिए जाते थे, तो देने के बाद इंडियन रूलर के लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है। Why this aspect is significant? Because by the time period of 1800, everybody knew that British East India Company के forces within India are the most supreme forces. And अगर उनका प्रोटेक्शन हम लोगों को मिल रहा है, then this is a good thing. And in return ultimately हमको बस उनको पैसे देने हैं, and for that purpose that is also manageable. Because फिर ब्रिटिशर्स का सपोर्ट अगर आपको मिल रहा है, तो आप इंडियन फोर्सेस जो उनको निकाल दोगे। आप अपने मर्सिनरीज को हायर नहीं करोगे ना, मर्सिनरीज को निकाल दोगे, एंड वही पैसा जो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को रूट करोगे। बट वेलेस्ली वॉज shrewd enough. What he understood is something that no Indian ruler at that time was capable of understanding because of the lack of the diplomatical acumen within Indian ruler. अल्टीमेटली ये प्रोविजन अगर आप देखोगे तो एक एक करके आपको पता चलेगा कि जैसे ही ये ट्रीटी किसी ने साइन कर ली, ही बेसिकली गेव अवे हिज इंडिपेंडेंस, टोटल इंडिपेंडेंस जो आपका चला गया। क्यों? बिकॉज सबसे पहले जो है अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्म फोर्सेस को अपने कैपिटल एंड इंपॉर्टेंट टाउन्स में रख दिया। वाई दिस पर्टिकुलर एंगल इज सिग्निफिकेंट? द एंगल सिग्निफिकेंट है बिकॉज कोई भी एंशियंट एंड मीडिएवल नहीं तो मॉडर्न इंडिया या फिर मॉडर्न वर्ल्ड का भी वॉरफेयर निकाल के देखो, वॉरफेयर खत्म कब होता है? वॉरफेयर खत्म तब होता है जब आपका कैपिटल टाउन जो है गिरता है या फिर हारता है। यहाँ पे आपने ब्रिटिशर्स की फोर्सेस को डायरेक्टली कैपिटल टाउन के अंदर ही लाके रख दिया। ये सेम मिस्टेक की थी, किसने की थी? मीर जाफर ने की थी। when 6,000 strong forces was kept at the disposal of मीर जाफर by रॉबर्ट क्लाइव। तो ये रॉबर्ट क्लाइव वाला ही पंगा है जो बेसिकली वेलेस्ली ने उठा के अपने ट्रीटी में डाल दिया कि बढ़िया चीज़ है कि अगर इंडियन रूलर को इतनी भी समझ नहीं है कि अपनी ही कैपिटल में एक दुश्मन फॉर टेरिटरी या फिर दुश्मन के फोर्सेस आप रखोगे, तो वो फोर्सेस जो आपकी बात मानेंगे ही नहीं। अल्टीमेटली ये आर्म फोर्सेस जो है रखने का खर्चा जो है इंडिया का रूलर ही उठा रहा है। बट ये आर्म फोर्सेस भले ही इंडिया का रूलर खर्चा उसका उठा रहा है, ये फोर्सेस बात किसकी मान रहे हैं? सिंस दे आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिशर, ये ब्रिटिशर्स की बात मानेंगे। तो एट अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन आपने क्या कर दिया? अपनी आर्मी डिसबैंड कर दिया, निकाल दिए। अपने ब्रिटिशर्स की आर्मी लाके अपने कैपिटल में रख दी, अपने इंपॉर्टेंट टाउन में रख दी, अंडर द फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि दिस पीपल विल लिसन टू यू बिकॉज यू आर पेइंग टू देम, and under the false security that this particular army will give you maximum possible protection. अल्टीमेटली हुआ क्या कि आर्मी भी ब्रिटिशर्स ने रिक्रूट की, आर्मी का खर्चा भी रूलर का हुआ, वो आर्मी इंडिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे आके बैठ गई, एंड अल्टीमेटली वो जो आर्मी है वो आर्मी ने बेसिकली क्या किया? इंडियन रूलर को ही खत्म करने का काम किया एट द इंस्टिगेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। फर्दर ये दोनों चीज़ें साइन करके आपने क्या कर दिया? अपने जो फॉरेन रिलेशन है वो आपने गिव अवे कर दिया। फॉरेन रिलेशन गिव अवे कर दिए का मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट आप प्रोवाइड नहीं करोगे। तो ऑब्वियसली जब यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट आप नहीं दोगे तो अल्टीमेटली हाउ आर यू गोइंग टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट विद द फ्रेंच मोनार्क या फिर नेपोलियन बोनापार्टे जो वहाँ पे है? टीपू सुल्तान हो सकते हैं, नाना फडणवीस हो सकते हैं। दे एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट विद फ्रेंच विद वॉट एवर फ्रेंच ट्रेडर और फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर्स वेयर देयर इन देयर टेरिटरी। अब यही नहीं है तो हाउ आर यू गोइंग टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट? वर्स्ट, आप किसी दूसरे इंडियन रूलर्स के साथ भी अगर समझौता संधि ट्रीटी करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू नीड टू टेक परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। उसके बिना आप कोई भी इंडियन रूलर के साथ भी रिलेशन नहीं रखोगे। तो अगेन एट अ स्ट्रोक ऑफ पेन आपने क्या किया? आपने आपके फॉरेन रिलेशन जो है वो भी गिव अवे कर दिए, एंड अल्टीमेटली इससे भी वर्स कोई चीज़ रहेगी? ये सारी चीज़ें मैटर बेसिकली संभालने के लिए
आपने एक रेसिडेंट अपनी कोर्ट में रखवा दिया, व्हाट विल बी द वर्क ऑफ द रेसिडेंट, यू टेल मी। द रेसिडेंट विल अल्टीमेटली कम इनटू इंडियन कोर्ट एंड देयर आफ्टर इंडिया का जो प्रिंस है, किंग है, उसका राइवल फैक्शन कौन है वो चेक करने का काम करेगा, एंड राइवल फैक्शन के साथ कांटेक्ट करके राजा को धमकी देगा कि अगर आपने ज़्यादा आवाज़ की तो आपको निकाल के इनको बिठा दिया जाएगा। एंड अल्टीमेटली दैट राजा विल बिकम वर्चुअली हेल्पलेस। राजा ने ट्रीटी साइन क्यों की? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द डिप्लोमेटिक एक्यूमेंट, बिकॉज ऑफ द नॉन अवेयरनेस ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिक्स। आज हमको ये बेवकूफ़ी लग सकती है, बट वी नीड टू सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 1798 1799। 1798 1799 में जब ट्रीटीज ऑफर की गई इंडिया के रूलर को, फॉर देम इट वॉज अ गुड प्रोपोजिशन। वाई इट वॉज अ गुड प्रोपोजिशन? बिकॉज दे थॉट दे आर परचेसिंग द सिक्योरिटी ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मिलिट्री रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड। जबकि ये बेस्ट पॉसिबल मिलिट्री रिसोर्सेज वर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ दिस रूलर, ये इनको कभी पता ही नहीं था। एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो ना, ब्रिटिशर्स ने फ्रेंडशिप के गार्ब में ही सबके गर्दन पकड़ी हुई है, फ्रेंडशिप का चोला पहना, एंड आफ्टर एक एक बंदे या फिर एक एक पॉलिटिकल एंटिटी के पीठ के पीछे छुरा खुपसने का काम जो है ये इन्होंने करके रखा था। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन। वेलेस्ली ने ये ट्रीटी सबसे पहले 1798 में हैदराबाद जो है उसके साथ साइन करके रखी थी, एंड हैदराबाद जो है बेसिकली वर्चुअल पपेट बन गया। देयर आफ्टर वेलेस्ली ने यही वाली ट्रीटी 1799 में मैसूर को ऑफर करके रखी थी, एंड मैसूर वाज आल्सो फोर्स बिकॉज वोडेयार राजास को बिठाया था टीपू सुल्तान को मारने के बाद। तो वोडेयार राजास के साथ भी ये ट्रीटी जो है उन्होंने साइन करके रखी हुई थी, एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1801 इवन अवध वाज फोर्स्ड टू साइन दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। जिसकी वजह से हुआ क्या कि साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट टाउन, नॉर्थ इंडिया की इंपॉर्टेंट टाउन्स में ब्रिटिशर्स जो है उनका काफ़ी होल्ड आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। यही बेसिकली जो आर्मी यहाँ पे रखी हुई थी, ये आपके कैंटोनमेंट टाउन्स पूरे दुनिया में, इंडिया में जो है बनने वाले हैं। आज भी आपको स्टेट में कहीं ना कहीं पे तो कैंटोनमेंट टाउन दिखाई देगा, जिसका कोई पर्पस समझ में नहीं आता कि इतने इंटीरियर में ये आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट कर क्या रही है। तो ब्रिटिशर्स एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे, वो वाला एरिया अर्स्ट वाइल कैपिटल टाउन हुआ करता था या फिर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे ब्रिटिश आर्म फोर्सेज जो है रहती थी। तो इसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे। थोड़ा बहुत कैंटोनमेंट टाउन का भी कंसेप्ट है, जैसे मीडियल इंडिया में हमने गैरिसन कैंप टाउन देखे हुए थे, मॉडर्न इंडिया में थोड़े से कैंप टाउन इंपॉर्टेंट होते हैं, कैंटोनमेंट टाउन सॉरी। बट इन एनी केस अब ये जो ट्रीटी है, दिस इज बेसिकली ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो है बाजीराव को ऑफर की गई, एंड बाजीराव ने ये बेसिकली ट्रीटी जो है साइन करके रखी कि सबसे पहले जो कंपनी के आर्म फोर्सेस उसको सपोर्ट करेंगे, उसके रिटर्न उसको कुछ कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। पैसे उसके पास थे नहीं, तो उसने सूरत वाली टेरिटरी जो है एंडर आफ्टर 26 लाख रुपीज वर्थ ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी कंपनी को दे दी। देर आफ्टर निज़ाम जो है पहले से ही परेशान हो चुका था, हैवी अमाउंट ऑफ मनी जा रहा है, मराठास को भी चौथ देना पड़ रहा है, देर आफ्टर ब्रिटिशर्स को भी, बिकॉज इसने भी 1798 में ये वाली ट्रीटी साइन करके रखी थी। तो बाजीराव ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया था कि निज़ाम के डोमिनियन के ऊपर हम लोग कोई भी चौथ नहीं लगाएंगे। देर आफ्टर नेक्स्ट वन जो है कंपनी का आर्बिट्रेशन जो है वो हमेशा मानना पड़ेगा। देर आफ्टर नो यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट, नो रिलेशन विद दी एनी अदर एंटिटी, एंड ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट लिस्ट इज बेसिकली रेसिडेंट जो है वो आपको कोर्ट में रखना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोविजन एज यू नो कि काफ़ी अब लॉजिकल प्रोविजन है, हर एक रूलर के साथ यही वाले प्रोविजन जो साइन हुए हैं। एज आई टोल्ड यू सब्सिडरी अलायंस के बाद में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जब वेलेस्ली में जाएंगे तब। बट इन एनी केस जैसे ही ये ट्रीटी साइन हुई, ब्रिटिशर्स ने वही बोला कि देखो भाई, सबसे पहले क्या है कि अभी ये सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है। वट एवर एग्रीमेंट दैट वी हैड साइन इट विद महाजी सिंधिया एंड वी हैड साइंड इट विद नाना फडणवीस। नाउ दोज एंटिटीज आर नो लॉन्गर देयर, सिचुएशन हैज चेंज एट द ग्राउंड लेवल, एंड हम नहीं आया था आपके पास ट्रीटी लेके, आप ही का बंदा हमारे पास ट्रीटी लेके आया था। दैट इज पेशवा बाजीराव हिमसेल्फ हैड अराइव्ड इनटू बेसिन एंड आफ्टर ही साइंड दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। बट ये ट्रीटी से अल्टीमेटली भोसले एंड सिंधिया गॉट अपसेट कि ब्रिटिशर्स हैड प्रॉमिस्ड 20 years बैक दैट दे विल नॉट इंटरफेयर इनटू द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास, एंड ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली सेकंड पॉइंट वही बताया कि भाई हम लोग नहीं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बेसिकली आपके अंदर जा रहे हैं, बल्कि 20 years का ही ट्रीटी था वो, पीस ट्रीटी ऑफ सालाबाई 20 years पहले जो साइन हुआ था, एंड दैट ट्रीटी हैज बीन ओवर नाउ। 20 साल खत्म हो चुके हैं। तो 20 साल अगर खत्म हो चुके हैं, देन ऑब्वियसली हाउ कैन यू क्लेम दैट वी कैन नॉट इंटरफियर इनटू योर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दो पॉइंट के ऊपर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने काउंटर दिया, एंड व्हेन ब्रिटिशर्स डिड नॉट लिसन, ब्रिटिशर्स वेंट अहेड with the Peshwa Bajirao II and this subsidiary alliance treaty, these two entities got upset, and ये दो entities ने ultimately हाथ मिलाया, and हाथ मिला के ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हुए। ऑब्वियसली ये वाला बैटल में इन डिटेल नहीं जाऊंगा, जैसे हम लोग
बैटल ऑफ पानीपत गए थे। आई टोल्ड यू कि बैटल ऑफ पानीपत ही सिग्निफिकेंट है, वही थोड़ा सा इन डिटेल बताना था। इसमें बस ऊपर ऊपर से फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है कि सबसे पहले सिंधिया एंड भोसले जो है ये यूनाइट तो हो गए, बट ये पहले बैटल ऑफ अस्साई में एंड देयर आफ्टर बैटल ऑफ लासावरी में हारे। बैटल ऑफ अस्साई एंड देयर आफ्टर बैटल ऑफ लासावरी का इट सिग्निफिकेंट बैटल। Why this particular battle was significant? Because now the army was led by आर्थर वेलेस्ली। या आर्थर वेलेस्ली के बारे में कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ही वॉज सगा छोटा भाई, यंगर ब्रदर था रिचर्ड वेलेस्ली का। रिचर्ड वेलेस्ली इस पर्सन जिसने ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस बनाई थी एंड ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऑल्सो। एंड ये आर्थर वेलेस्ली अल्टीमेटली इंडिया से जाने के बाद बैटल ऑफ वाटरलू में भी नेपोलियन बोनापार्टे के सामने खड़ा था। टोटल 3 मिलिट्री कमांडर थे बैटल ऑफ वाटरलू में, उसमें 1 मिलिट्री कमांडर वाज आर्थर वेलेस्ली एंड लेटर ऑन आर्थर वेलेस्ली विल आल्सो बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन। तो कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो इनके ऊपर बात करेंगे, बट इन एनी केस आर्थर वेलेस्ली का जो पॉलिटिकल करियर है वो मराठास के एंड मैसूर के अगेंस्ट ही बना था। 1799 में भी दिस आर्थर वेलेस्ली वाज देयर इन द सीज ऑफ सेरिंगपट्टनम, डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान। बैटल ऑफ अस्साई, बैटल ऑफ लासावरी तो इसके मास्टर स्ट्रोक माने जाते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन तो ये भी कंसिडर करते हैं कि वॉट एवर मिलिट्री टैक्टिक्स ही लर्न in battle of Assai and battle of Lasawari, those are the military tactics that he used in the battle of Waterloo, because battle of Waterloo जिसमें अल्टीमेटली नेपोलियन हारा, Assai Lasawari बाय एंड लार्ज माउंटेनस टेरेन के वॉरफेयर थे। तो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट एंगल जो रहा है, बट ननतलेस ये दोनों हार गए। ये दोनों हारने के बाद ना ऑब्वियसली यशवंतराव होलकर रियलाइज कि उसका नंबर तो नेक्स्ट लगने ही वाला है, बिकॉज इट वॉज यशवंतराव होलकर जिसके अगेंस्ट बाजीराव गया था ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करने के लिए। यही यशवंतराव होलकर ने अल्टीमेटली अटैक करके रखा हुआ था किसके ऊपर, पेशवास के ऊपर। एंड दैट्स व्हाई यशवंतराव होलकर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड सिंधियाज एंड भोसले जब लड़ रहे थे तब अक्रॉस नॉर्थ इंडिया घूम घूम के जो है दूसरे मिलिट्री कमांडर का सपोर्ट लेने के पीछे गया था। इसमें वन नोटेबल नेम इज बेसिकली महाराजा रणजीत सिंह। 1804 में ही वॉज प्रेजेंट और ही वॉज देयर इन महाराजा रणजीत सिंह कोर्ट, बट महाराजा रणजीत सिंह रिफ्यूज टू हेल्प बाय स्टेटिंग कि सतलज के नीचे वाला जो एरिया है दैट पर्टिकुलर एरिया इज आउटसाइड ऑफ द पेल ऑफ माई टेरेटरी, तो वाले एरिया में मेरे को इंटरफेयर नहीं करना है। तो वो भी एक सिग्निफिकेंट एंगल जो लेटर ऑन देखेंगे, विच इज महाराजा रणजीत सिंह वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म कि डिस्पाइट हैविंग second largest army across Asia during this particular period of time, he never went to help Marathas and he never dared on himself to basically attack Britishers. वो एक strategic decision था उस जमाने का था, that we understand. इंडिया आज का अलग है तब का अलग है, that also we understand, and even if we do not understand we have to accept the fact because history has to be judged from that particular period of time, not from today's time period. इन एनी केस अल्टीमेटली यशवंतराव होलकर के पास जब कोई भी एंटिटी का सपोर्ट नहीं आया तो फाइनली ही केप्ट ऑन फाइटिंग एंड केप्ट ऑन फाइटिंग में अल्टीमेटली फिर 1805 आते आते सिचुएशंस वर रैपिडली चेंजिंग इन यूरोप। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को फ्रेंच एम्परर डिक्लेयर करके रखा था एंड ही बिकेम द फ्रेंच एम्परर। एंड जैसे वो फ्रेंच एम्परर वहाँ पे बना, वहाँ पे फ्रेंच एम्परर बनने के बाद अल्टीमेटली इट वॉज क्वाइट क्लियर कि यूरोप विल रिज्यूम इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ द वॉरफेयर। एंड ये नेक्स्ट फेज ऑफ वॉरफेयर के एंटीसिपेशन में ही वेलेस्ली भी हो सकता है, दैट इज बोथ वेलेस्ली ब्रदर आर्थर एंड देयर आफ्टर फिर रिचर्ड वेलेस्ली, दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया बिकॉज नाउ इनकी ज़रूरत कहाँ पे थी, अब यूरोप में ज़रूरत थी। एंड दैट इज अल्टीमेटली दिस वॉर एंडेड कि सिंधियाज, भोसले, गायकवाड़ एंड इसके साथ साथ फिर पेशवा, इन सबके ऊपर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वॉरफेयर सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है वो थोपी गई, ये लगाई गई। एंड सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी लगाने के बाद अल्टीमेटली होलकर के साथ एक पीस ट्रीटी ऑफ रायपुर घाट जो है वो साइन हुई। ये पीस ट्रीटी ऑफ रायपुर घाट से अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड दैट वी विल मेंटेन स्टेटस क्वो। स्टेटस को मतलब 1802 1803 में वॉरफेयर चालू हुआ है, तो 1802 1803 के पहले वाला जो स्टेटस था दैट स्टेटस विल बी मेंटेन बिटवीन होलकर एंड ब्रिटिशर्स। तो होलकर रिमेन द ओनली इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी, बट एज यू कैन क्लियरली सी दिस पर्टिकुलर वॉरफेयर डैमेज मराठा टू द कोर। ये चीज़ मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले बताई थी व्हेन वी हैड डिस्कस बाजीराव द फर्स्ट। दिस इज बेसिकली द डूइंग ऑफ बाजीराव द फर्स्ट, दैट इज क्रिएशन ऑफ द काउंटर मराठा फैमिलीज। जैसे पेशवा एक फैमिली थी मराठास भोसलेज के अंडर, अल्टीमेटली ही क्रिएटेड मैनी मोर फैमिलीज लाइक दैट। अल्टीमेटली एक और भोसलेज का ब्रांच भी इसने क्रिएट करवाया, वैसे ही अल्टीमेटली फिर गायकवाड़, होलकर, सिंधिया ये फैमिलीज भी क्रिएट करवाई। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये फैमिलीज क्रिएट करवाने के बाद आपने उनको टेरिटरी भी दे दी, एंड टेरिटरी देने के बाद अल्टीमेटली वही वाला पंगा कर दिया हेरेडिटरी बेस वाला जो इंडिया का प्रॉपर फेडरलिज्म वाला प्रॉब्लम था।
That problem ultimately came to the fore in Battle of Panipat, that is third Battle of Panipat, which we discussed elaborately 2 lectures back. And यही particular families of Marathas जो उनको खाने वाली थी, यही इंटरनल स्कैबर्स फाइनली डेवलप्ड हुए फ्रॉम द बैटल ऑफ पानीपत ऑनवर्ड. एंड यही इंटरनल स्कैबर्स का फायदा उठाने के लिए ब्रिटिशर्स वेर रेडी, एंड ब्रिटिशर्स ने किया भी वही. मराठास जो है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैटल फील्ड ऑनवर्ड वी कैन सी कि दे इनका जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज था इंडिया में वही खत्म हो गया. Just 40-50 years back, they were the primary contender to the throne of the entire Mughal Empire. But within span of 40 to 50 years, because of the changing situation in India, because of the arrival or because of the presence of the modern European power, Marathas जो है, they had to basically go for a shameful defeat, and वही अब इनके साथ हुआ. But obviously Marathas अभी भी खत्म नहीं हुए थे. Marathas were still there, and one last fight was there. That is basically Third Anglo-Maratha Warfare. The Third Anglo-Maratha warfare is also quite interesting and quite important, we can say. Why this particular warfare is interesting or important is again because of its background. By the time period of the 1813, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी थी, एंड इन दैट कैपेसिटी दुनिया में बेसिकली कैपिटलिज्म का राज आ चुका था, मतलब फ्री ट्रेडर्स का राज आ चुका था. ये फ्री ट्रेडर्स जो है बेसिकली कैपिटलिस्टिक फोर्सेस है जिनका हमेशा कहना है कि गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफेयर इनटू इकोनॉमी. तो गवर्नमेंट का इकोनॉमी में कोई भी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट बेसिकली दिस फ्री ट्रेडर्स ऑलवेज स्टेटेड. एंड ये फ्री ट्रेडर्स फिर यहाँ पे कहाँ पे आ गए, तो इफ यू रिमेंबर 1813 में ही एक कार्टर एक्ट साइन हुआ था, एंड कार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली ऑन ट्रेड है वो खत्म हो गई. एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर ट्रेड मोनोपोली खत्म हो जा रही है तो कंपनी का तो प्राइमरी पर्पस ट्रेड था ना वही खत्म हो गया. एंड कंपनी का प्राइमरी पर्पस जो ट्रेड था वो खत्म नहीं हुआ, बेसिकली हैम्पर हुआ. मोनोपोली कैंसिल हुई है. मोनोपोली कैंसिल हुई है मतलब क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी धंधा करेगा, बाकी की यूरोपियन कंपनी आके भी धंधा करेंगी. ऐसा नहीं लिखा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेड ही कैरी आउट नहीं करेगी. दैट इज समथिंग दैट हैपेंड लेटर ऑन, दैट इज 1833 एक्ट. 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वही बताया गया था कि भाई यू कैन नॉट हैव द मोनोपोली एनी मोर. वाई? बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेडर का ज़माना है, एंड फ्री ट्रेडर डज नॉट वांट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इनटू इकोनॉमी. गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली के राइट देके रखे थे सिंस 1600, बट दैट इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल नाउ, एंड इन दैट कैपेसिटी इनकी मोनोपोली जो है अबॉलिश की गई एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, जिसके ऊपर लेटर ऑन हम देखेंगे. एंड जैसे ही मोनोपोली इनकी अबॉलिश हो गई देन इनके लिए हो गया प्रॉब्लम कि पहले आप छोटा मोटा धंधा कर रहे थे, उससे पैसा आ रहा था, आपका काम चल रहा था, बट अब सारी यूरोपियन कंपनीज उठ के आ गई इंडिया में. एंड इंडिया में आने के बाद अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट मोर मार्केट. एंड जब आपको ज़्यादा मार्केट बनाना पड़ेगा देन व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू ऑफर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अक्रॉस इंडिया. बट ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अक्रॉस इंडिया जो है उसके लिए एक प्रॉब्लम था. व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली प्रॉब्लम? पिंडारी. हु आर पिंडारीज? तो आपने 1798 ऑनवर्ड इंडिया में ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस लगाना चालू कर दिया, एंड 1798 ऑनवर्ड इंडिया के कोई भी रूलर को उनकी आर्मी मेंटेन रखने की आपने परमिशन ही नहीं दी. बट आर्मी जो है ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट था ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द टाइम. ये तो वही वाली बात हो गई ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किसी भी इंडियन को अब एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा. तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा तो कौन देगा? एंड वही वाला पंगा इधर है कि अल्टीमेटली आर्म फोर्सेस जो है वो जाएंगे कहाँ पे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे. एंड अब इंडिया का जो गवर्नमेंट रहेगा, लोकल प्रिंसिपैलिटीज़ रहेंगी, उनको तो आपने बता के रखा है ब्रिटिशर्स ने कि भाई आप किसी को अब एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे. एंड अल्टीमेटली बंदे करेंगे क्या फिर? इमेजिन यू आर अ क्षत्रिय पर्सन, यू आर अ वैश्य पर्सन, या फिर इवन अ शूद्र पर्सन, या फिर इवन ब्राह्मण. चारों लोग जो हायर होते थे, जिसमें मैक्सिमम लीडरशिप वाले पोजीशन जो है आर्मी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैनगार्ड मतलब जो बेसिकली ऑर्डिनरी सोल्जर हुआ करते थे वो कोई भी जाति वर्ण के अलाउड किए जाते थे. बट इन दैट कैपेसिटी ये बंदों को बचपन से लेके बड़ा होने तक सिर्फ तलवार चलानी आती है. इनको ना एजुकेशन मिला, इनको ना कोई स्किल मिली है, तो अल्टीमेटली इनको सिर्फ तलवार चलानी आती है. व्हाट इज़ देयर एम्प्लॉयमेंट? राजा के लिए मर्सिनरी बनो. एंड अब इंडिया का कोई भी राजा जो आपको नहीं ले रहा है तो आप क्या करोगे? अल्टीमेटली आपको सिर्फ तलवार चलाना आ रहा है तो आप बेसिकली आप ही के कंट्री में लूट मार चालू करोगे. एंड दैट इज व्हाट दिस पिंडारीज यूज्ड टू डू. दिस पिंडारीज जो अक्रॉस सेंट्रल इंडिया फैले पड़े थे. एंड वाई सेंट्रल इंडिया? ये सेंट्रल इंडिया में ब्रिटिशर्स का एज सच प्रेजेंस नहीं था. पूना, महाराष्ट्र वाला एरिया, अवध, बंगाल वाला एरिया, मैसूर वाला एरिया, इधर ब्रिटिशर्स का प्रेजेंस ज़्यादा था. बट रफली सतलज से लेके अगर मैं नीचे आता हूँ दैट इज चंबल वैली तक, तो ये वाला एरिया अभी तक नो मैंस लैंड था, ओपन लैंड था.
रीजनल प्रिंसिपैलिटीज यहाँ पे काम कर रही थी, एंड यही सेंट्रल इंडिया में ये पिंडारिस का बेस था। यहाँ से अल्टीमेटली उठ के क्या करते थे, प्लंडरिंग रेड करते थे। कभी महाराष्ट्र साइड में करेंगे, कभी बंगाल साइड में करेंगे, कभी उस तरफ सतलज पंजाब वाले साइड में करेंगे, एंड इसके वजह से ट्रेड हैम्पर हो रहा था। एंड दैट इज व्हाट बिकम प्रॉब्लम फॉर द ब्रिटिशर्स। जब तक ट्रेड मोनोपोली थी तब तक वो चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बिकॉज ट्रेड ज़्यादा डीप रूटेड पेनिट्रेटेड नहीं था, अर्बन अर्बन सेंटर्स में ही रह रहा था। बट अब बाकी की कंपनीज भी आ गई, उनको भी प्रोटेक्शन देना है, बिकॉज दोज आर ब्रिटिश यूरोपियन कंपनीज। खुद का भी धंधा चलाना है तो उसके लिए भी अल्टीमेटली ट्रेड सिक्योरिटी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली पिंडारिस के अगेंस्ट वॉरफेयर चालू किया। ये पिंडारिस के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने स्टेप अर्लीस्ट लेवल पे 1813-14 ऑनवर्ड ही लेने चालू किए। बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1816-1817 फाइनली पिंडारिस जो है उनके लिए अब एक ही एंटिटी बची थी इंडिया में दैट कैन डू समथिंग फॉर देम, दैट इज होलकर। बिकॉज यही इंडिपेंडेंट, एंड होलकर जो है बेसिकली उनका एक लार्ज स्केल सपोर्ट जो है वो भी पिंडारिस को मिल ही रहा था। एंड यही एंगल में अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि क्या हुआ, देन ऑब्वियसली ये वॉरफेयर जो है चालू हुआ। ट्रीटी ऑफ बेसिन के बाद मराठास वर ऑलरेडी सिथिंग, दे वर ऑलरेडी सिथिंग, मतलब उनको रियलाइज हो गया कि हाउ मच फूल दे वर मेड, एंड दिस वाज द क्रीम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये ब्राह्मण लोग थे, ये ब्राह्मण लोगों को अगर आप बेवकूफ़ बनाओगे तो ये तो सहन ही नहीं होगा इनसे। एंड हुआ भी वही कि अल्टीमेटली दिस आर द क्रीम इंटेलेक्चुअल एलाइट ऑफ इंडिया, एंड दे कुड नॉट बिलीव कि व्हाट दे हैव एक्चुअली डन बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो जो ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस के डिफेक्ट थे ये इन लोगों को बहुत ही इलाबोरेटली अब पता चलने चालू हो गया कि भाई गड़बड़ तो हो गई है, हम लोग जो है बेसिकली हमारे साथ जो है अन्याय हुआ है, अनजस्ट ट्रीटी है ये। एंड तभी जब बेसिकली पिंडारिस के ऊपर ब्रिटिशर्स ने हल्ला करना चालू किया, सप्रेस करना चालू कर दिया, तो पिंडारिस मेट विद द मल्टीपल मराठा पॉलिटिकल लीडर, एंड फाइनली एक ट्रिगर मिला। ट्रिगर क्या था, तो बाजीराव द सेकेंड से ही आया। तो बाजीराव द सेकेंड ने समवेयर अराउंड 1817 लोकल पूना के मिलिट्री कमांडर से बात करके अल्टीमेटली दे डिसाइडेड टू रिवॉल्ट। पहले तो इन्होंने जो लोकल लेवल का मिलिट्री कमांडर था ब्रिटिशर्स का रेसिडेंट उसको मारा, एंड खुद को जो है बेसिकली ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस से बाहर है ये डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही बाजीराव द सेकेंड ने डिक्लेयर कर दिया, देन जो दूसरे वाले ये लोग हैं दैट इज बेसिकली पूना में तो हो ही गया था, बट अप्पा साहिब नागपुर के भोसले फैमिलीज एंड होलकर जो है उन्होंने भी प्रिपरेशन ऑफ द वॉरफेयर जो है वो चालू कर दी। अल्टीमेटली सिंधियाज एंड गायकवाड़ जो है बाय एंड लार्ज अलूफ ही रहे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वॉरफेयर। बट अब बेसिकली पेशवाज हो सकते हैं, होलकर हो सकते हैं, भोसले जो है वॉरफेयर में आए। बट बाई दिस पीरियड ऑफ द टाइम मराठाज हैड बिकम टू वीक। इवन जसवंतराव होलकर भी अब मर चुके थे। जसवंतराव होलकर, यशवंतराव होलकर, दिस इज वन एंड द सेम पर्सनैलिटी। जसवंत या फिर यशवंत, बेसिकली ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंशिएशन है फिर, ओके। बट इन एनी केस अल्टीमेटली ही हैड डाइड, एंड उनके बाद जो उनका पूरा पावर जो है उनकी मिस्ट्रेस जो है दैट इज कॉन्क्यूबाइन जो है उसके हाथ में चला गया था, दैट इज तुलसीबाई, एंड शी वॉज अटरली इनएफिशिएंट पर्सन। पेशवा बाजीराव जो हिमसेल्फ वॉज नेवर अ प्रूवन मिलिट्री कमांडर, एंड इवन अप्पा साहिब नागपुर है ना, अप्पा साहिब ऑफ नागपुर, ही वॉज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट पर्सन। एंड इन दैट कैपेसिटी फाइनली हम लोग को दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स ने खरकी में पेशवास को हरा दिया, सीताबल्दी में भोसलेस को हरा दिया, एंड होलकर जो है दे वर डिफीटेड एट महिदपुर। देर आफ्टर फिर 3 सेपरेट ट्रीटीज इनके साथ साइन हुई। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ पूना, एंड ट्रीटी ऑफ पूना से अल्टीमेटली पेशवास की टेरिटरी इन्होंने निकालनी चालू कर दी। कौन सी टेरिटरी निकाल ली, तो साउथ ऑफ तुंगभद्रा एंड नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। तो नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा का जो टेरिटरी है वही पेशवा का रहेगा, नर्मदा के ऊपर तुंगभद्रा के नीचे वाला जो टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स अपने में अनेक्स कर लेंगे। देर आफ्टर ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुआ दौलत राव सिंधिया एंड देर आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, एंड सिंधिया जो बेसिकली हमेशा से ही क्या थे, देन प्रो ब्रिटिशर्स थे बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम, एंड उन्होंने वही माना कि अल्टीमेटली ही विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द कॉन्टैक्ट विद पिंडारीज, या फिर उनको ऐसा कोई सपोर्ट हम नहीं करेंगे। एंड देर आफ्टर फाइनली फिर होलकर, जिनके अभी के लिए रूलर थे मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर वो वाले अलग, 1761 वाले, ये वाले अलग। एज यू नो कि इंडिया में ये ट्रेडिशन रहा है कि जो राजा का नाम है वो रिपीटेटिव होता है, जैसे मल्टीपल शिवाजीज आर देयर, मल्टीपल चंद्रगुप्ताज आर देयर। ये काफ़ी ऑर्डिनरी ट्रेडिशन है हिंदू रिलीजन का कि अर्ली ग्रेट रूलर का नाम जो अडॉप्ट करेंगे ताकि उनको जो लेजिटिमेसी थी वही अपने को मिले। तो मल्हार राव होलकर दैट इज डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट, एंड अल्टीमेटली इन्होंने भी एक ट्रीटी साइन की दैट इज ट्रीटी ऑफ मंदसौर। एंड मंदसौर ट्रीटी में एक सीक्रेट एग्रीमेंट हमको दिखाई देता है। दैट एग्रीमेंट इज बेसिकली कि होलकर विल टेक केयर ऑफ सिंधियाज एज वेल एज गायकवाड़। क्या टेक केयर करेंगे कि अगर पेशवाल जो है उनको अगर हम लोग खत्म कर दे, या फिर पेशवाशिप ही अगर हम लोग एबॉलिश कर दे,
तो बाकी के मराठा प्रिंसिपैलिटीज जो है वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे। एंड अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड अंडर ट्रीटी ऑफ मंदसौर कि होलकर विल टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड ये क्यों, अब इसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, बट पॉलिटिक्स रिमेन द ओल्ड वन। कि अगर होलकर की बात करें, होलकर सर ऑलरेडी सिथिंग कि वी आर बेसिकली होम देन वी आर मराठाज। एंड हमने पहले भी देखा था कि मराठाज आर लोअर जाति लोअर वर्ण पीपल, जो बाद में अपर जाति अपर वर्ण बने हैं जब शिवाजी महाराज ने सैक्रिफाइसेस करवाए, कोरोनेशन करवाया तब। एंड अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है, यही एस्पेक्ट में आपको समझना पड़ेगा कि हमने देखा था कि 1761 में ही जो बेसिकली कास्ट रिलेटेड गालियाँ जो है ये सदाशिवराव भाऊ पेशवा ने मल्हारराव होलकर को डाल के रखी थी। अब ये मल्हारराव होलकर भले ही अलग रहेंगे बट दे हैड दैट एनमिटी सिंस लॉन्ग कि पेशवाज जो है दोज आर बेसिकली एंटी होलकर। एंड पेशवाज ने ही अल्टीमेटली होलकर के भाइयों को भी मारा था, जो अभी हमने देखा, जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ बैसिन भी साइन करनी पड़ी थी पेशवा को जाके। तो ये बेसिकली वी कैन क्लियरली से एक लोकल पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र का, कास्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स है। यानी कास्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली पेशवाशिप अबॉलिश हो रही है, तो होलकर जो है ही विल बेसिकली सेटिस्फाइंग हिज ओल्ड ग्रिड एंड ओल्ड बेसिकली वी कैन से फीलिंग ऑफ द वेंजेंस। वही हम लोग को रीजंस यहाँ पे नजर आते हैं। एंड अल्टीमेटली हुआ भी वही। ट्रीटी ऑफ मंदसौर के बाद फाइनली मराठा कॉन्फेडरेसी जो है बेसिकली इसको डिसॉल्व कर दिया गया। पेशवा जो है बड़ी पेन रही उनके लिए बेसिकली, अगर लोकल लेवल पे इवेंट देखोगे तो बहुत रेजिस्टेंस आया इसको, बट पेशवा के पास दो ही ऑप्शन थे, एक तो डाई या फिर बेसिकली गो टू द बिथुर। बिथुर ये कानपुर के अराउंड की टेरिटरी है जहाँ पे पेशवा को पेंशन ऑफ कर दिया गया था। अल्टीमेटली पेशवा की जो टेरिटरी कैप्चर की इन बिटवीन नर्मदा से लेके तुंगभद्रा, यही टेरिटरी में एक एनलार्ज बॉम्बे प्रोविंस ब्रिटिशर्स ने बनाया इन 1820। एंड यही बॉम्बे प्रोविंस अल्टीमेटली गॉट मर्ज विद सर्टन टेरिटरीज ऑफ व्हाट देन निजाम ऑफ हैदराबाद टू कम आउट विद दी महाराष्ट्र एंड देयर आफ्टर गुजरात वाला एरिया। एनीवेज उसके ऊपर लेटर ऑन बात तो करेंगे ही करेंगे, बट रेजोल्यूशन ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी जो है वो हम लोगों को फिर दिखाई देती है। एंड फाइनली 1818 में वी कैन क्लियरली स्टेट कि मराठाज वर वैंक्विश्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। एक ज़माने में जस्ट 50-60 साल पहले दिस पीपल वेर कंटेंडर टू द थ्रोन ऑफ इंडिया। दिस पीपल कुड हैव अचीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन इंडिया, but because of the negligence of the international affair, because of the negligence of the westernization, ultimately they had to pay a very heavy cost. And that heavy cost जो है costed not only Peshwa but also entire India, because of India में there was not even a single entity who could have brought India under his own, or who could have basically thrown Britishers away from India. Perhaps the only remaining entity was Maharaja Ranjit Singh, but Ranjit Singh के बारे में पढ़ेंगे कि 1809 में ही उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर या फिर ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद ब्रिटिशर्स साइन करके रखी थी। सतलज साइंटिफिक फ्रंटियर है भाई, वो नीचे का एरिया हिंदुस्तान का है एंड सतलज के ऊपर वाला जो एरिया वो पंजाब का एरिया, खालसा का लैंड है, तो उसमें ब्रिटिशर्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। दैट इज एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, बट उसके ऊपर लेटर ऑन पढ़ेंगे। नाउ वी हैव टू एंटर इनटू द कॉजेस ऑफ द मराठा डिफीट कि अल्टीमेटली मराठास जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल एंटिटी थी हारे कैसे, तो कॉजेज भी तो देखने पड़ेंगे। एंड सबसे एंड फॉरमोस्ट कॉज जो है ये इनका इनहेरेंट डिफेक्ट ही है। मराठास जो है बेसिकली ये कभी भी ये सपना इन्होंने ज़्यादा देखा भी नहीं था, एंड दे नेवर बेसिकली प्लेड विद दैट बेसिकली एंटायर सपना या फिर ड्रीम ऑफ कैप्चरिंग अ पैन इंडियन एम्पायर। शिवाजी महाराज का अगर पॉलिटिक्स देखे तो हमने देखा था कि ही वॉज बेसिकली हैप्पी विद स्वराज, एंड हिंदवी स्वराज इज बेसिकली हाफ ऑफ इंडिया नॉट एंटायर इंडिया। एंड ही डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि मुगल अपना साम्राज्य रखे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसमें उनके अपने लिमिटेशंस थे विच वी हैव ऑलरेडी सीन। वैसे अगर पेशवाज की बात करें तो पेशवाज वर सिटिंग इन दिल्ली, दिल्ली का कोर्ट इनके अंडर था, बट स्टिल नो इकोनॉमिकल रिफॉर्म, नो सोशल रिफॉर्म, नो पॉलिटिकल रिफॉर्म। एंड अल्टीमेटली एक अननेसेसरी बैटलफील्ड के ऊपर मराठा लॉस्ट एवरीथिंग। ये बैटल होना ही नहीं चाहिए था। इट वॉज अ सिंगल हैंडेड मिस्टेक ऑफ द सदाशिवराव भाऊ। He had opportunity of the negotiation, he had opportunity of the basically signing certain agreement, and strategic retreat वहाँ पे ले जा सकती थी, which is absolutely normal in Maratha politics। उसमें कोई प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए था। मराठास का पॉलिटिक्स से स्ट्रेटेजिक रिट्रीट गनीमी कावा या फिर बेसिकली गोरिल्ला वॉरफेयर पे चलने वाला था, बट अल्टीमेटली दैट इज एन अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस। एंड अल्टीमेटली लास्ट बट नॉट लीस्ट द म्यूचुअल इंटरनल राइवलरी जो मराठा मिलिट्री कमांडर्स में ही डेवलप्ड हुई थी फ्रॉम 1761 ऑनवर्ड। एंड ये ऐसे डिफेक्ट के सामने अगर आप ब्रिटिशर्स के सामने खड़े रहो तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ है। ब्रिटिशर्स जो है मोस्ट सुप्रीम पॉलिटिकल एंटिटी बन चुके थे। 1688 में ब्रिटेन में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो चुका था,
एंड ब्रिटेन में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो आ चुकी थी। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है बेसिकली ब्रिटेन में चल रहा था। समवेयर अराउंड 1731 ऑनवर्ड जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप जो वो भी ब्रिटेन में आ चुका था। इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म एंड देयर आफ्टर फिर एनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल, ये वो वाली चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे जब हम लोग बेसिकली इसमें जाएंगे, दैट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में जाएंगे तब। बट ये सारे प्रिंसिपल मतलब कौन से प्रिंसिपल है, बाय एंड लार्ज पकड़ के चलो आज के इंडिया के प्रिंसिपल है कि आवर कंट्री, a particular person will not hold that particular country, a ruling government will hold that country, and that ruling government will work for the country as well as people. मोनार्क जो अपने जेब के लिए काम करता है, अपने खुद के लिए काम करता है, एंड फिर ये ऐसे एक ओल्डर डिकेडेंट सिस्टम एक फॉरवर्ड लुकिंग लिबरल सिस्टम के सामने खड़ी रहेगी तो झगड़े तो होंगे ही होंगे, एंड झगड़ों में अल्टीमेटली ओल्डर डिकेडेंट सिस्टम ही कोलैप्स होगी, फॉरवर्ड लुकिंग सिस्टम जो है वही आगे जाएगी। एंड दैट इज व्हाट द डायनामिज्म ऑफ द ब्रिटिश और इंग्लिश इज ऑल अबाउट। ये डायनामिज्म में अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट कुछ रहेगा तो मैकियावेलियन मेथड ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। ये मैकियावेलियन मेथड मतलब चाणक्य मेथड बेसिकली बता सकते हो कि साम दाम दंड भेद। अल्टीमेटली इंडिया के रूलर्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर उनको किसी ने बताया होता उस टाइम पे तो समझ भी जाते कि चाणक्य ने भी तो वही बता के रखा था, साम दाम दंड भेद, कुछ भी करो विक्ट्री लाओ। एंड ब्रिटिशर भी तो वही कर रहे थे, बस इंडिया में चाणक्य चलता है, वेस्टर्न कंट्रीज में मैकियावेली चलता है। तो मैकियावेलियन मेथड जो है ये बाय एंड लार्ज सेम ही है कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, आप कोई भी मीन्स एडॉप्ट करो इन ऑर्डर टू अचीव योर एंड दैट इज जस्टिफाइड। एंड ब्रिटिशर्स ने रिपीटेटिवली वो किया है, बंगाल के साथ हमने देखा, मैसूर के साथ हमने देखा, एंड मराठास के साथ भी अल्टीमेटली वही हुआ है। ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्लोमेटिक मनूवर माना जाता है जो इंडिया के रूलर कभी समझ ही नहीं पाए। विद अ स्ट्रोक ऑफ द पेन यू बेसिकली वर्चुअली गेव अवे योर इंडिपेंडेंस। थोड़ी भी बुद्धि अगर इसमें आप लगा देते तो फिर ये चीज़ें आप कभी साइन ही नहीं करते, एंड एंसुइंग प्रॉब्लम जो इंडिया के रूलर को हुए वो कभी होते ही ना। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। देयर आफ्टर फिर लूपहोल्स ऑफ द मराठा स्टेट, कि मराठास के बारे में आपने इलेबोरेटली बात करके रखी है कि ये स्टेट बना क्यों था। एक ज़माने में एंटी ब्राह्मणिकल, एंटी इस्लामिक स्टेट था, एंड जब बेसिकली ब्राह्मणिकल एंड इस्लामिज्म जो है बेसिकली दोनों ये स्टेट के अंदर ही आके बैठ गए, इनको कभी समझ में ही नहीं आया कि भाई करना क्या है। एक ज़माने में मावड़ वाले एरिया में से उठे हुए लोग थे, एग्रेरियन फोर्स थी जिनको ना ब्राह्मण चाहिए था ना मुस्लिम चाहिए थे। अब ये बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1760 पैन इंडियन एम्पायर बना चुके थे, ये पेशवास के अंडर भी आ चुके थे, एंड इस्लामिक रूलर का भी प्रेजेंस उतना ही इनके अंडर सिग्निफिकेंट था। एंड दैट्स अल्टीमेटली लूपहोल माने जाते हैं मराठा स्टेट के कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम यू शुड हैव इवॉल्व योर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो आप कभी इवॉल्व ही नहीं कर पाए। एंड दैट इज वाई दैट कास्टिस्ट स्लर ना, जो बेसिकली सदाशिवराव भाऊ ने मल्हार राव होलकर के अगेंस्ट दे के रखा हुआ था। ये ऐसे अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस हो क्यों रहे हैं, बिकॉज आप बेसिकली शिवाजी महाराज का कंसेप्ट लेके 100 साल बाद बैठे हुए, चौथ होगा, सरदेशमुखी होगा, हिंदवी स्वराज होगा, ओल्डर कंसेप्ट थे, वो डायनामिज्म के थ्रू आपको आगे बढ़ाने चाहिए थे, उसको इवॉल्व करना चाहिए था, जो आप कभी कर ही नहीं पाए। एंड देयर आफ्टर फिर लैक ऑफ लीडरशिप, कि एक ज़माने में जो लीडरशिप इनके पास अवेलेबल थी टिल द बैटल ऑफ पानीपत वो अब खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट जन लीडर जो थे बाजीराव हो सकते हैं, दौलत राव हो सकते हैं, अप्पा साहेब हो सकते हैं, दे वर अटरली इनएफिशिएंट पीपल टू हैंडल दिस यूरोपियन स्टेट क्राफ्ट, एंड अल्टीमेटली इसी चक्कर में इन्होंने मराठास को जो है वो डुबो दिया। देयर आफ्टर फिर डिफेक्टिव पॉलिटिकल सेटअप, इस डिफेक्टिव पॉलिटिकल सेटअप में आप खुद को छत्रपति वाला टाइटल भी ले रहे हो, मुगलों की सुजरेंटी भी आपने एक्सेप्ट करके रखी है, तो जैसे ही आप ये एस्पेक्ट बताओगे सोसाइटी में, देन एवरीबडी इज गोइंग टू थिंक दैट छत्रपति इज अ वीक पर्सन, एंड छत्रपति वीक रहेगा तो उसके अंदर के जो मिलिट्री कमांडर है वो छत्रपति को रिप्लेस करने का सपना देखेंगे ही देखेंगे। पेशवा डेयर्ड फॉर इट एंड पेशवा डिड इट ऑल्सो। अल्टीमेटली पेशवाज शिवाजी महाराज के अंदर शांति से बैठे हुए थे। यही पेशवाज जो है उसमें से दो इंपॉर्टेंट पेशवाज को जो है संभाजी महाराज ने फांसी पे चढ़ा के रखा हुआ था। बट यही पेशवाज हु आर सिटिंग विद एंगर अगेंस्ट मराठा सिंस लॉन्ग बिकॉज ऑफ ब्राह्मण एंड मराठा या फिर लोअर जाति लोअर वर्ण वाला एंगल, they got opportunity to overthrow the entire छत्रपति शाहू महाराज का एम्पायर। हाउ डिड इट हैपन? बिकॉज छत्रपति शाहू महाराज खुद को छत्रपति बोल के मुगल सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके बैठे हुए थे भाई, फॉर एब्सोल्युटली नो रीजन। तो देयर वाज नो नीड ऑफ दैट लॉयल्टी। 1707 में भले ही आपने वो लॉयल्टी दिखा दी, बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1739 सॉरी, नादिर शाह के इन्वेजन के बाद तो लॉयल्टी होनी ही नहीं चाहिए थी। तो ये भी एक बेसिकली इनहेरेंट पॉलिटिकल सेटअप जो माना जाता है। अल्टीमेटली फिर इसके साथ साथ फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज जो मराठाज में आई,
इसके ऊपर भी हमने देखा था कि कैसे फेडरलिस्टिक टेंडेंसीज बैटल ऑफ पानीपत में एंड आफ्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉरफेयर में बाहर भी आई। डिटेरियोरेशन ऑफ द इकोनॉमिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन का डिटेरियोरेशन बोलने से पहले कोई था ही नहीं। अगर आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, हमने एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम से देखा है कि आचार्य चाणक्य ने एक साउंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखा था। मुगलों के पास ये साउंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था जिसका हमने इलेबोरेटली बातें की थी। अल्टीमेटली वही कोलैप्स हुआ, इकोनॉमिकल क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस, अग्रेरियन क्राइसिस, तब जाके वो एम्पायर कोलैप्स हुआ। मराठास हैड एब्सोल्युटली नथिंग टू शो फॉर देयर एंटायर व्हाट वी कैन से रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम के नाम पे इन्होंने लोकल लेवल पे मुगल सेंटर आफ्टर फिर सल्तनत वाली सिस्टम जो कॉपी तो करके रखी थी। बट एज वी हैव सीन कि चौथ एंड सर देशमुखी दिस रिमेन बाय एंड लार्ज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्सेस। आप एक पैन इंडियन एम्पायर बना रहे हो एंड आफ्टर उसी की पॉलिटिकल एंटिटी को धमकी दे रहे हो कि भाई आप हम लोगों को 25% पैसा दो हर साल, तो वो लोग आपके अंडर नहीं रहना चाहेंगे। वो लोग जो आपकी बेसिकली हार की वेट करेंगे एंड जब टाइम आएगा तो आपको हरा के दम मानेंगे। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमिकल कंडीशन का कोई भी सोल्यूशन या फिर जो आपके पास इक्वेशन होना चाहिए था वो था ही नहीं इनके पास। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि इंसेजेंट वॉरफेयर आप खेलोगे तो वॉरफेयर तो ठीक है, इट इज़ नॉट बेसिकली समथिंग दैट इज आपने कोई बड़े जाके तीर मार दिए। वॉरफेयर तो हर कोई खेलता है, वॉरफेयर अशोका ने भी खेले, वॉरफेयर जो अकबर ने भी खेले, अलाउद्दीन खिलजी ने भी खेले, आपने भी खेले। बट अल्टीमेटली मराठास जो बेसिकली पैन इंडियन एम्पायर बना के बैठे थे, बाजीराव जैसा बंदा, उसका नाम इंडिया के ग्रेट पैंथियंस में या फिर ग्रेट लीडर में नहीं लिया जाता बिकॉज नो साउंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपने जो पैन इंडियन एम्पायर तो बना दिया और बना के उसको छोड़ दिया या अब आप खुद देखो कैसे संभालना है। तो ऐसे तो आप एम्पायर बिल्डर नहीं बन पाओगे, इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो आपकी डिटेरियोरेट होगी ही होगी। एंड फाइनली फिर प्रोग्रेसिव ब्रिटिश आउटलुक, इनके पास एक पर्पस भी था एंड पर्पस के साथ इनके पास मॉडर्न वेपनरी भी थी। एंड मॉडर्न फिजिकल वेपन ही नहीं तो इंटेलेक्चुअल वेपन भी इनके पास अवेलेबल थे। इंटेलेक्चुअल वेपन जैसे बेसिकली वी कैन क्लियरली से सब्सिडरी अलायंस। तो नॉट ओनली फिजिकल वेपन जो बेसिकली इनके पास हुआ करते थे, बायोनेट चार्ज होगा या फिर बेसिकली कैनन्स होंगे, बट इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे ये लोग रहे हैं। एंड यही इंटेलेक्चुअलनेस एंड यही मॉडर्निटी के अगेंस्ट जो है इंडिया का रूलर कोई भी टिक नहीं पाया, इसमें मराठास जो है उनका भी नाम आता है। तो दैट सम्स अप बेसिकली द रीजन ऑफ द फॉल ऑफ मराठास। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि मराठास जो है वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल एंटिटी थे एंड इसी के लिए इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी हमको लगा। बट ऑब्वियसली टुमारो ऑनवर्ड विल मूव ऑन टू दी पंजाब एंड पंजाब के इंटरनल में जाके देखते कि एग्जैक्टली क्या हुआ पंजाब में, व्हाट हैपेंड विद महाराजा रणजीत सिंह एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। बट दैट इज समथिंग फॉर टुमारो। अगेन जाने से पहले गाइस, न्यू बैच ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल इज लॉन्चिंग ऑन 28 ऑफ अक्टूबर नाउ। तो 28 ऑफ अक्टूबर से आई एम गोइंग टू लॉन्च एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी। इससे ज़्यादा लेट तो आपको नहीं करना है बिकॉज इससे ज़्यादा लेट करोगे तो फिर प्रीलिम्स एंड देयरआफ्टर जीएस के ऊपर बर्डन पड़ता जाएगा। वी स्टिल हैव 2 to 3 months जिसमें वी कैन सैल्वेज द एंटायर हिस्ट्री ऑप्शनल। तो इफ़ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फ्रॉम योर हार्ट फॉर 2024 देन डू जॉइन दिस बैच। इसमें बेसिकली वी आर गोइंग टू इंक्लूड जो लाइव क्लासेस है अप्रॉक्सीमेटली 140 प्लस एंड आफ्टर फिर टेस्ट सीरीज जो है, दोनों का एक्सेस आपको मिलेगा एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। कि बेसिकली अब हमने 3 अलग अलग पैकेजेस दे के रखे हैं। कोर्स विल रिमेन द सेम, इट्स अबाउट इट्स वैलिडिटी कि अगर आपने बेसिकली सिल्वर पैकेज खरीदा तो 18 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी, गोल्ड पैकेज में यू विल बी गेटिंग 30 मंथ्स एंड प्लेटिनम पैकेज में 42। बट एवरीथिंग जो है बेसिकली विल रिमेन द सेम, कोर्स सेम है, बस वैलिडिटी के ऊपर जो है रेट्स थोड़े से वेरी करते हैं। बट एकदम जो लोवेस्ट जो है दैट स्टिल रिमेन 15,999 इफ़ यू यूज़ माई कोड SN लाइव। तो SN लाइव कोड यूज़ करोगे तो ये जो बेसिकली ऑफर जो आपको मिल जाएगी एंड दर आफ्टर ये जो बेसिकली हायर पैकेजेस है वो बस वैलिडिटी से रिलेटेड है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेक्चर टेस्ट सीरीज में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यू कैन ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर पैकेज ऑल्सो इफ़ यू वांट टू कि 18 महीने में हो जाएगा सब कुछ कवर, 2-3 बार जो है वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर यू कैन गो फॉर द हायर पैकेजेस ऑल्सो इफ़ यू वांट टू। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। अगेन जाने से पहले PPT ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्रक्स जो मैंने आपको बोला था अब तो डेली बेसिस पे आ ही रहा है, विल बी गेटिंग एट अ टेलीग्राम चैनल ऑफ आवर्स। सो थैंक यू सो मच गाइज, टुमारो ऑनवर्ड विल बी मूविंग ऑन टू दी पंजाब। थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ, थैंक यू।